अब हर दिन ग्रेगर को इसी तरह खाना मिलता था। एक बार तब सुबह जब उसके माता पिता और नौकरानी सो रहे होते थे, और दूसरी बार दोपहर में सभी के खाना खा लेने के बाद जब उसके माता पिता थोड़ी देर के लिए सोते थे और ग्रेगर की बहन नौकरानी को किसी काम से बाहर भेज देती थी। ग्रेगर के पिता और माँ भी हरगिज नहीं चाहते थे कि वह भूखा रहे, लेकिन शायद उन्हें उसके भोजन के बारे में जितना बताया गया था, अगर वे देख लेते तो उससे कहीं अधिक कष्ट का अनुभव उन्हें होता। शायद उनकी बहन उसे किसी भी परेशानी से बचाना चाहती थी, क्योंकि वह पहले ही बहुत परेशान थे। ग्रेगर के लिए यह पता लगाना संभव नहीं था कि पहली सुबह जब सबने डॉक्टर और ताला बनाने वाले को बुलाया तो क्या कहकर फ्लैट से बाहर भेजा होगा, क्योंकि कोई भी उसे समझ नहीं सकता था। किसी ने भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी बहन ने भी नहीं सोचा था कि वह उन्हें समझ सकता है। इसलिए जब वह कमरे में आती तो उसे अपनी बहन का डर महसूस होता, क्योंकि उसकी बहन ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। बाद में वह हर चीज की आदी हो गई। जब ग्रेगर अपने लिए बहन द्वारा छोड़े गए पूरे खाने को खत्म कर देता तो वह कहती, उसने आज अपने डिनर का आनंद लिया। या यदि उसने उनमें से ज्यादातर को छोड़ दिया था, जो आमतौर पर धीरे धीरे होने लगा था, तो वह अक्सर दुखी होकर कहती, आज उसने सब कुछ फिर से छोड़ दिया है। हालांकि ग्रेगर किसी भी समाचार को सीधे सुनने में सक्षम नहीं था। दूसरे कमरों में जो भी बातें होती थी वह उन्हें सुनने की बहुत कोशिश करता, और जब भी वह किसी को बोलते हुए सुनता तो वह सीधे उसी दरवाजे की ओर भागता जहां से आवाज आ रही होती थी, और अपने पूरे शरीर को उस दरवाजे से सटा लेता। खासकर पहले पहल तो शायद ही कभी कोई ऐसी बातचीत होती थी जो किसी भी तरह से उसके बारे में ना हो, भले ही छिपकर क्यों ना होती हो। पूरे 2 दिनों तक हर बार खाने के दौरान बस यही बातें होती रही कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जब वह खाना ना भी खा रहे होते थे तो भी बीच के समय में ग्रेगर के विषय पर बात करते थे, क्योंकि घर पर हमेशा परिवार के कम से कम 2 सदस्य होते थे। कोई भी अकेले घर पर नहीं रहना चाहता था, और फ्लैट को पूरी तरह से खाली छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पहले ही दिन नौकरानी घुटनों के बल गिर पड़ी और ग्रेगर की मां से विनती करने लगी कि उसे बिना देर किए तुरंत यहां से जाने दें। यह बहुत स्पष्ट नहीं था कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसे कितना पता था, लेकिन वह अपने जाने की आज्ञा पाकर ग्रेगर की मां को आंसुओं से धन्यवाद देते हुए बहुत जल्दी चली गई। लेकिन जाते जाते वह यह कसम खा रही थी कि जो कुछ हुआ है वह उसके बारे में किसी को जरा भी नहीं बताएगी, भले ही किसी ने उससे यह बात नहीं कही थी। अब ग्रेगर की बहन को भी खाना पकाने में उसकी मां की मदद करनी पड़ती थी। वैसे यह उतनी परेशान करने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा नहीं खाता था। ग्रेगर अक्सर सुनता था कि कैसे वे सब एक दूसरे को खाने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन फिर भी यह कोशिश असफल होती थी, क्योंकि नहीं या फिर थैंक यू बस बहुत हो गया, या ऐसे ही कुछ और शब्दों के अलावा कोई जवाब नहीं मिलता था। किसी ने भी बहुत ज़्यादा शराब नहीं पी। उसकी बहन कभी कभी उसके पिता से पूछती थी कि क्या उन्हें बियर चाहिए, इस उम्मीद में कि उसे खुद जाकर बियर लाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब उसके पिता कुछ नहीं कहते थे तो वह भी चुप हो जाती, ताकि उसे कोई स्वार्थी और पीने का शौकीन न समझे। किंतु तभी उसके पिता बड़े जोर से नहीं कहकर मामले को वहीं खत्म कर देते थे। इसके बाद आगे कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता था। पहला दिन खत्म होने से पहले ही उसके पिता ने ग्रेगर की मां और बहन को समझाया था कि उनकी आर्थिक स्थिति की और आगे क्या संभावनाएं हैं। बीच बीच में वे मेज से उठ खड़े होते और उस छोटे कैश बॉक्स से कुछ रसीद या दस्तावेज निकालते जो उन्होंने अपने बिजनेस से बचाकर रखे थे, वो बिजनेस जो 5 साल पहले बर्बाद हो गया था। ग्रेगर ने सुना कि कैसे उन्होंने कठिनाई से खुलने वाले ताले को खोला और अपनी पसंदीदा चीज बेचने के लिए लेने के बाद उसे फिर से बंद कर दिया।
जब ग्रेगर पहली बार अपने कमरे में कैद हुआ था तो उसने अपने पिता को जो कहते सुना वह पहली अच्छी खबर थी। उसने तो सोचा था कि उसके पिता के बिजनेस में से कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने कम से कम उसे इस बात से अलग कभी कुछ नहीं बताया था और न ही ग्रेगर ने इस बारे में कभी उनसे पूछा था। उनके बिजनेस की बर्बादी ने परिवार को बिल्कुल निराशा की स्थिति में ला दिया था और उस समय ग्रेगर की एकमात्र चिंता सारे सामान की व्यवस्था करना था ताकि वे सभी इसे जल्द से जल्द भूल सकें। फिर ग्रेगर ने पूरी ताकत, जुनून और कड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, जिसने उसे लगभग रातों रात एक जूनियर सेल्समैन से ट्रैवलिंग एजेंट तक पहुंचा दिया और इसके साथ ही कई अलग अलग तरीकों से पैसा कमाने का मौका भी मिला। ग्रेगर ने काम में अपनी सफलता को सीधे कैश में बदल दिया, जिसे वह अपनी खुशी से खुश होकर परिवार के फायदे के लिए घर में दे देता था। वे अच्छे दिन थे और वे दिन फिर मुड़कर कभी नहीं आए, कम से कम उसी वैभव के साथ नहीं। बाद में चाहे ग्रेगर ने इतना कमा लिया था कि वह पूरे परिवार का खर्च उठाने के लिए सक्षम हो गया था और उसने अपनी खुशी से उठाया भी। घर वालों को इसकी आदत भी हो गई थी। ग्रेगर ने मालिक से और परिवार ने ग्रेगर से, दोनों ने कृतज्ञता के साथ पैसे ले लिए और वह इन्हें देकर खुश था। हालांकि बदले में अब ज्यादा स्नेह नहीं दिया जाता था। ग्रेगर अब सिर्फ अपनी बहन के करीब रह गया था। इसके विपरीत ग्रेगर की बहन संगीत की बहुत शौकीन थी और एक टैलेंटेड वायलिन वादक भी थी। यह ग्रेगर की गुप्त योजना थी कि उसे सिखाने के लिए अगले साल कंजर्वेटरी में भेजा जाए, भले ही इसके लिए ग्रेगर को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता, जिसकी भरपाई किसी और तरीके से उसे करनी पड़ती। ग्रेगर के शहर में कम समय रह पाने के दौरान उसकी बहन के साथ बातचीत अक्सर कंजर्वेटरी के मुद्दे पर होती थी, लेकिन इसका जिक्र सिर्फ एक प्यारे से सपने के रूप में किया जाता था जिसे कभी साकार नहीं किया जा सका। उनके माता पिता को यह बेकार बात सुनना पसंद नहीं आया, लेकिन ग्रेगर ने इसके बारे में काफ़ी सोचा और फैसला किया कि वह क्रिसमस के दिन इसकी जोरदार घोषणा करके उन्हें बताएगा कि उसने क्या स्कीम बनाई है। यह अब पूरी तरह फालतू बात हो गई थी जो उसकी वर्तमान हालत में उसके दिमाग में घूम रही थी। वह दरवाजे के सामने सीधा खड़ा होकर सुन रहा था। कई बार ऐसा भी होता था जब वह इतना थक जाता था कि सुनना जारी रख नहीं पाता था और दरवाजे पर कान लगाए हुए सुनते सुनते थक जाता और अचानक एक झटके से गिर जाता। लेकिन अगले ही पल वह फिर से उठ खड़ा होता, क्योंकि उसके द्वारा किया गया थोड़ा सा भी शोर दूसरे दरवाजे तक सुनाई देता था और वे सभी वहां से चुपचाप चले जाते थे। वह अब क्या कर रहा है? उसके पिता थोड़ी देर बाद स्पष्ट रूप से दरवाजे पर जाकर कहते और उसके बाद ही बंद हुई बातचीत धीरे धीरे फिर शुरू हो जाती। कुछ बातों को विस्तार से समझाते समय उसके पिता ने अपनी बात कई बार दोहराई, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें खुद इन मामलों को उलझाए हुए काफ़ी समय हो गया था और कुछ इसलिए भी क्योंकि ग्रेगर की माँ पहली बार में सब कुछ समझ नहीं पाती थी। बार बार दिए गए इन स्पष्टीकरणों से जब ग्रेगर को पता चला कि तमाम बदकिस्मती के बावजूद पुराने दिनों को कुछ पैसा भी बचा हुआ था, तो उसे बेहद खुशी हुई। यह बहुत तो नहीं था, लेकिन इस बीच यह कभी निकाला नहीं गया था और उस पैसे पर कुछ ब्याज जमा हो गया था। इसके अलावा जो ग्रेगर हर महीने घर ला रहा था, वे उस सारे पैसे का उपयोग नहीं कर रहे थे। उसमें से भी थोड़ा सा बचाकर वह भी जमा कर रहे थे। दरवाजे के पीछे ग्रेगर ने इस अप्रत्याशित कम खर्ची और सावधानी से खुशी से उत्साह से सिर हिलाया। वह इस बचत के पैसे का उपयोग अपने मालिक के लिए पिता के कर्ज को कम करने के लिए कर सकता था और वह दिन बहुत करीब आ गया था जब वह खुद को उस नौकरी से आज़ाद कर सकता था। लेकिन अब जिस तरह से उसके पिता ने काम किया था वह निश्चित रूप से बेहतर था। हालांकि यह पैसा निश्चित रूप से इतना नहीं था कि परिवार उस पैसे के ब्याज से गुजारा कर सके,
पर यह शायद 1 या 2 साल तक घर चलाने के लिए पर्याप्त था, इससे ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब यह है कि यह वह पैसा था जिसे सचमुच छुआ नहीं जाना चाहिए, बल्कि संकट की घड़ी के लिए अलग रखा जाना चाहिए और जीवन यापन के लिए अलग से पैसा कमाना चाहिए था। उसके पिता स्वस्थ जरूर थे, लेकिन बूढ़े हो चुके थे और उनमें आत्मविश्वास की कमी भी आ गई थी जब से उनका बिजनेस डूबा था। इन 5 सालों के दौरान उन्होंने कोई काम नहीं किया था। इस वजह से तनाव भरे और असफल जीवन में पहली और लंबी छुट्टी के कारण उनका वजन बहुत बढ़ गया था। तो क्या ग्रेगर की बूढ़ी माँ को अब बाहर जाकर पैसे कमाने होंगे? वह अस्थमा से पीड़ित थी और घर में घूमना फिरना भी उनके लिए परेशानी का कारण था। उनका हर दूसरा दिन खुली हुई खिड़की के पास सोफे पर सांस लेने की जद्दोजहद में बीतता था। तो फिर क्या उसकी बहन को बाहर जाकर पैसे कमाने होंगे? वह अभी भी 17 साल की बच्ची थी और अब तक उसका जीवन ऐसा था कि किसी को भी उससे ईर्ष्या होती। इसमें अच्छे कपड़े पहनना, देर तक सोना, कामकाज में कुछ मदद कर देना, छोटी छोटी चीज़ों के आनंद लेना और सबसे बढ़कर वायलिन बजाना शामिल था। अब जब भी वे पैसे कमाने की ज़रूरत के बारे में बात करना शुरू करते, ग्रेगर हमेशा पहले दरवाज़ा छोड़ देता और अपने बगल में रखे चमड़े के ठंडे सोफे पर जा गिरता था, क्योंकि शर्म, पछतावे और गुस्से से उसके शरीर का तापमान अपने आप ही बहुत बढ़ जाता था। वह अक्सर पूरी रात वहीं पड़ा रहता था, एक झपकी भी नहीं लेता, बल्कि घंटों तक चमड़े के बने सोफे को खरोचता रहता था या फिर कुर्सी को खिड़की की ओर धकेलता और खिड़की की दीवार पर टेक लगाकर झुककर उसे बाहर देखने की पूरी कोशिश करता। ऐसा करने में उसे बड़ी आज़ादी का एहसास हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा करना जाहिर तौर पर अपने असली अनुभव से अधिक यादगार अनुभव हो गया था, क्योंकि इस रास्ते में उसने पहले वास्तव में जो देखा था वह हर दिन धुंधला होता जा रहा था, यहाँ तक कि वे चीज़ें भी जो बहुत करीब थीं। वह सड़क के पार मौजूद अस्पताल के दृश्य को देखकर हमेशा कोसता था, लेकिन अब वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। और अगर उसे नहीं पता होता कि वह चार्लोटन स्ट्रेस में रहता है, जो शहर के बीचों बीच होने के बावजूद एक शांत सड़क थी, तो वह सोच रहा होता कि वह किसी सुनसान जगह में रहता है, जहाँ खिड़की से बाहर वह किसी बंजर भूमि को देख रहा है और जहाँ दूर कहीं आकाश और धरती का अटूट मिलन हो रहा हो। उसकी समझदार बहन पहले कुर्सी को हमेशा जिस स्थान पर वह रखी रहती थी उसी स्थिति में वापस धकेल कर रख देती थी, फिर कमरे को साफ सुथरा करती थी। लेकिन अब वह सफाई के बाद कुर्सी खिड़की के पास वापस रख देती और खिड़की भी खुला छोड़ दिया करती थी। यदि ग्रेगर केवल अपनी बहन से बात कर पाता और उसे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ रहा है उसके लिए धन्यवाद दे पाता, तो उसके लिए यह सब सहन करना आसान होता। उसकी बहन ने स्वाभाविक रूप से, जहाँ तक संभव हो सके, यह दिखावा करने की कोशिश की कि उसे ये सभी काम करने में कोई भी परेशानी नहीं है, और जब तक यह चलता रहा निस्संदेह वह उतना ही बेहतर करने में सक्षम थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रेगर भी यह समझने में सक्षम हो गया कि यह सब कितना बेहतर होता जा रहा है। अब जब भी उसकी बहन कमरे में प्रवेश करती थी तो यह उसके लिए बहुत नापसंद हो गया था। जैसे ही वह अंदर आती, एहतियात के तौर पर तुरंत दरवाज़ा बंद कर देती ताकि किसी को भी ग्रेगर के कमरे का नज़ारा न देखना पड़े। फिर वह सीधे खिड़की के पास जाती और उसे जल्दी से खींच कर खोल देती, मानो उसका दम घुट रहा हो। भले ही ठंड हो, पर वह थोड़ी देर के लिए खिड़की पर रुककर गहरी सांस लेती रहती। अपनी इस भागदौड़ और शोर शराबे के कारण वह दिन में 2 बार ग्रेगर को सचेत करती थी ताकि वह कमरा साफ कर सके। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह निश्चित रूप से उसे इस अग्नि परीक्षा से बचाना चाहती थी, लेकिन बहन के लिए भी खिड़कियां बंद करके उसके साथ एक ही कमरे में रहना असंभव था।
ग्रेगर के बदलाव के लगभग 1 महीने बाद उसकी बहन के पास उसकी शक्ल देखकर चौंकने का कोई विशेष कारण नहीं रह गया था। एक दिन जब वह रोजाना से थोड़ा पहले कमरे में आई और उसने देखा कि वह अभी भी निश्चल बैठा खिड़की से बाहर देख रहा है, तो उसे बहुत भयानक लगा। उसकी बहन का कमरे में न आना ग्रेगर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि जब ग्रेगर वहाँ था बहन के लिए तुरंत खिड़की खोलना मुश्किल होता। लेकिन अब न सिर्फ वह कमरे में अंदर नहीं आई, बल्कि उसे देखकर वहीं से सीधे वापस चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कोई अजनबी देखता तो सोचता कि उसने उसे धमकी दी है और उसे काटने की कोशिश की है। तब बेशक ग्रेगर खुद को सोफे के नीचे छिपाने के लिए सीधा चला गया, लेकिन उसे अपनी बहन की वापसी का दोपहर तक इंतजार करना पड़ा। आज वह सामान्य से कहीं ज़्यादा असहज लग रही थी। इससे ग्रेगर को एहसास हुआ कि उसकी बहन को अभी भी उसकी उपस्थिति असहनीय लगती है और उसका ऐसा करना जारी रहा। शायद उसे अपने कमरे से भागने की इच्छा पर भी काबू पाना पड़ता था जब वह सोफे के नीचे से बाहर निकले हुए उसके छोटे से हिस्से को भी देख लेती। उस दिन अपने आप को अपनी बहन की नज़र से बचाने के लिए उसने बिस्तर की चादर को अपनी पीठ पर ओढ़कर सोफे के पीछे 4 घंटे पूरी तरह से खुद को ढक कर बिताए। अब उसकी बहन झुकने पर भी उसे नहीं देख पाती थी। कोई और दिन होता जब सब ठीक था तो उसकी बहन सोफे से चादर उठाकर पलंग पर बिछा देती, लेकिन उसकी बहन ने चादर वहीं रहने दी जहां वह थी। ग्रेगर ने सोचा कि उसकी बहन को नई व्यवस्था कितनी पसंद आई यह देखा जाए, तो उसने सावधानी से चादर के नीचे से बाहर देखा। उस समय उसे अपनी बहन के चेहरे पर कृतज्ञता की झलक दिखाई दी।